नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक की। इस वीडियो में वन टॉपिक कवर करेंगे वन वीडियो में। हो सकता है ये वीडियो थोड़ी सी आपके लिए लंबी हो जाए, पर कोशिश करूंगा इसे जल्दी से जल्दी समाप्त कर दें। इस वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो क्लास 11th की फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का टॉपिक है दो सदिशों का गुणन तथा आंकिक प्रश्न। यहाँ से देखिए, आपके पेपर में आंकिक प्रश्न जरूर आता है। आप जो भी पेपर देंगे, चाहे स्कूल का दें या कोई एग्जाम दें आप कंपटीशन का, जस्ट लाइक नीट IIT का भी एग्जाम देते हैं आप, या किसी और का भी एग्जाम देते हैं, तो अगर यहाँ से अगर ये टॉपिक आपके पेपर में आता है तो कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कवर करा दूंगा। और उम्मीद कीजिए कि इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक पर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा, यानी आप हर प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे जो इस टॉपिक पर रिलेट हैं, इस टॉपिक से संबंधित हैं। तो यहाँ से पेपर में आता है, इस बात को आप लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से बात करते हैं दो सदिशों का गुणन तथा आंकिक प्रश्न। तो दो सदिशों का गुणन क्या होता है? दो तरीके से हम सदिशों का गुणन करते हैं। एक का नाम होता है अदिश या डॉट गुणन, दूसरा होता है सदिश या क्रॉस गुणन। अब देखिए, यहाँ पर सदिश क्या होते हैं आपको पता है, जिनके पास परिमाण होता है और दिशा होती है। तो परिमाण और दिशा जिसके पास होती है उसे हम सदिश कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक सदिश है ये, जिसका नाम है ए वेक्टर, और एक सदिश है ये जिसका नाम है बी वेक्टर, और इनके बीच का कोण ये है थीटा। कितना? ये थीटा कोण है। देखिए, इसमें दो कोण होंगे, एक तो ये वाला कोण होगा और एक ये बाहर वाला कोण होगा। तो हमें क्या करना होता है, ए और बी के बीच का छोटा एंगल यूज करना है जब हम दो सदिशों का गुणा करते हैं। तो अब डॉट गुणन में क्या होता है, देखिए ए और बी का अगर डॉट करेंगे तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो यहाँ डॉट हटता है तो यहाँ पे कॉस थीटा आता है। तो फॉर्मूला आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का आएगा फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा। अब ए क्या है यहाँ पर, बी क्या है? तो ए क्या है? ए वेक्टर का परिमाण है। यहाँ पर लिखा है ए क्या है? ए वेक्टर का परिमाण है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर लगा के मोड में लिख दीजिए। और मोड का मतलब क्या होता है? परिमाण होता है। तो यहाँ पे ए वेक्टर का परिमाण है ए और बी वेक्टर का परिमाण है बी, और ए और बी के बीच का कोण है थीटा। तो कौन सा कोण लेना है हमें? ये छोटा कोण लेना है, बड़ा कोण नहीं लेना। तो थीटा लगा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण है। अगर मान लीजिए सवाल में आपको कोण पूछता है, कोण पूछे कि ए और बी के बीच का कोण बताइए, जब आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान दिया हो तो कैसे निकालेंगे? आपको कॉस थीटा निकालना है, ए बी को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो ए वेक्टर डॉट यहाँ पे क्या है, डॉट अपॉन में आ जाएगा ए बी, और ए बी का मतलब आप जानते हो यहाँ पे लिख दिया है ए वेक्टर का परिमाण और बी वेक्टर का परिमाण। तो यहाँ पर बी वेक्टर के परिमाण को भी हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। इतनी बात क्लियर है। अब आगे देखिए, सदिश या क्रॉस गुणन क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर होता है ए बी साइन थीटा, और यहाँ पे ये साथ में आता है जिसको हम एन कैप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एन कैप कहते हैं। एन कैप क्या है? एकांक सदिश है, जो कि ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत होगा। यानी देखिए, इसमें और इसमें अंतर क्या है? जब हम ए डॉट बी करते हैं तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी, मतलब ए वेक्टर का परिमाण आएगा, बी वेक्टर का परिमाण आएगा। परिमाण का मतलब होता है संख्या, तो यहाँ पे कोई संख्या आएगी, यहाँ पे कोई संख्या आएगी। और कोण कॉस थीटा देखो 0 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 60, 45, ठीक है, 90, कुछ भी हो सकता है, और इसका भी कुछ ना कुछ मान आएगा। तो ये भी संख्या, ये भी संख्या, और इसका भी कुछ संख्या आएगा। तो ये सभी गुणा होकर एक संख्या बनाएंगे। और जब ये संख्या बनाएंगे तो ध्यान से सुनिएगा कि जो संख्या होती है कैसी होती है? अदिश होती है। तो डॉट गुणन से हमें अदिश प्राप्त होती है राशि। कैसी राशि प्राप्त होती है? अदिश प्राप्त होती है, इसलिए हम इसे अदिश या डॉट कहते हैं। क्रॉस में क्या होगा? ए क्रॉस बी करते हैं तो हमें ए बी साइन थीटा, ए एक संख्या बी एक संख्या साइन थीटा भी कोई संख्या होगी, तो यहाँ तक तो संख्या मिलेगी, पर हमें सदिश गुणन करना है यानी सदिश राशि प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे साथ में लेकर आते हैं एन कैप। एन कैप एकांक सदिश होता है, जो कि ए वेक्टर व बी वेक्टर दोनों के लंबवत होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि मान लीजिए अगर ये एक्स अक्ष पर इसका एकांक सदिश आई कैप है और यहाँ पर वाई अक्ष पर ये जे कैप है, तो मैं आपसे कहूं कि आई और जे का क्रॉस करके बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे देखिए, ए की जगह पर ये आ गया, बी की जगह पर जे आ गया। तो हम क्या करेंगे, इसका परिमाण यानी देखो ए वेक्टर का परिमाण क्या ए, तो यहाँ पे आई वेक्टर का परिमाण यहाँ पे लिख देंगे, ये आई आ जाएगा। जे वेक्टर का परिमाण जे आ जाएगा, और साथ में आ जाएगा यहाँ पे साइन। क्या आ जाएगा? साइन। अब देखिए, साइन तो आएगा, आई और जे के बीच कोण कितना होता है? आई और जे के बीच कोण होता है 90 अंश। ये लंब कोणीय एकांक सदिश होते हैं, तो यहाँ 90 होगा, तो यहाँ पे प्रयोग करेंगे 90 अंश। अब यहाँ पे क्या आएगा? देखिए, इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1
और साइन 90 का मान 1, तो यहाँ पे हमें मिलेगा एक अंक जिसका नाम है 1। तो आई और जे का जब भी क्रॉस निकालेंगे तो हमें एक संख्या मिलेगी, लेकिन ये अदिश राशि है और हमें क्या करना है, क्रॉस या सदिश गुणन करना है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, दिशा चाहिए। दिशा के लिए हम यहाँ एन कैप का मल्टीप्लाई करते हैं और एन कैप का जो परिमाण होता है वो 1 होता है, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो संख्या तो 1 आएगी, पर ये 1 आपको दिशा भी दिखाएगा। क्या दिखाएगा, दिशा। और ये जो दिशा होगी वो आई से भी 90 अंश के कोण पे होगी और जे से भी 90 अंश के कोण पे होगी। इसका मतलब ये आंसर जे के साथ क्या आएगा, यहाँ पे के आएगा। क्या आएगा, यहाँ पे के आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि आई क्रॉस जे। तो आई क्रॉस जे जब निकालते हैं तो के आता है। बात समझ आ गई। एन कैप क्यों लेते हैं, एन कैप इसलिए लेते हैं ताकि हमें ये पता लग जाए कि जब भी दो सदस्यों का क्रॉस करेंगे तो तीसरा सदस्य जो आएगा उसकी दिशा कहाँ पर है, और उसकी दिशा निकालने के लिए हम नियम यूज करते हैं जिसे कहते हैं हम दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, या आप कह सकते हैं पेच का नियम। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे ए क्रॉस बी देख सकते हैं। ए वेक्टर डॉट बी, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा ए बी साइन थीटा, वहाँ पे कॉस थीटा आएगा, यहाँ पे एन कैप आएगा, एन कैप दिशा बताएगा, एक परिमाण बताएगा, परिमाण 1 होगा। तो यहाँ पे ये सारी बातें हमने कर ली। तो अगर हमें क्रॉस के लिए दिशा निकालनी है तो सदिश की दिशा निकालने के नियम क्या निकालना है, सदिश की दिशा निकालने के लिए नियम। देखिए, सदिश की दिशा निकालने के लिए 2 नियम होते हैं। एक होता है दाएं, देखिए क्लास 11th के साथ साथ 12th में भी आपको ये पढ़ना है। तो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम इसे कहते हैं हम इंग्लिश में राइट हैंड थंब रूल। क्या कहते हैं इसे, राइट हैंड थंब रूल कहते हैं। और दूसरा होता है पेच का नियम, यानी स्क्रू लॉ कहेंगे इसे। क्या कहेंगे, स्क्रू लॉ या पेच का नियम। और ये पेच का नियम जो दिया था एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था मैक्सवेल। तो ये मैक्सवेल ने दिया था, तो इसे कह सकते हैं मैक्सवेल का पेच का नियम। अब ये होता क्या है, देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर एक वेक्टर ये है ए वेक्टर और एक वेक्टर ये है बी वेक्टर, इन दोनों के बीच कोण ये है। तो अब पूछा जाए कि ए क्रॉस बी की दिशा बताइए। क्या पूछा है, ए क्रॉस बी की दिशा बताइए। तो आपको करना क्या है, दाएं हाथ का नियम लगाना है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लगाना है, यानी आपको दाएं हाथ को ऐसे रखना है। इस उंगलियों को हमें पहले वेक्टर की दिशा में रखना है। जैसे यहाँ पर लिखा है ए वेक्टर, तो हमें ए वेक्टर की दिशा में उंगलियों को रखना है। जैसे मैं यहाँ पे रख के दिखा रहा हूँ, ये ए वेक्टर की दिशा में हम ऐसे उंगलियों को रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे रख सकते हैं। तो हमने ए वेक्टर की दिशा में हमने उंगलियों को रख दिया है और इन उंगलियों को घुमाना है। इन उंगलियों को क्या करना है, घुमाना है। कहाँ पर, ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ घुमाना है। तो जब हम ए वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ उंगलियों को घुमाएंगे तो आप देख सकते हैं ऐसे घुमाएंगे तो ये कुछ आप देखेंगे बोर्ड के अंदर की तरफ जा रही हैं, और ऐसे घुमा के लाएंगे तो ऐसे घुमा के अंदर से लाएंगे तो ये बाहर की तरफ आएंगे। इस तरीके से घुमाएंगे ए से बी की तरफ। तो ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर, और जहां अंगूठा जाता है वही ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के जो क्रॉस करने से दिशा आती है तीसरे वेक्टर की, जो कि यहाँ पे फॉर्मूला आता है ए बी साइन थीटा। और ये जो एन कैप आता है, इस एन कैप की दिशा कहाँ पे होगी, इस एन कैप की दिशा होगी ऊपर की ओर। कहाँ पे होगी, ऊपर की ओर होगी। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कुछ कैसे बनाना है। ए वेक्टर यहाँ पर है, बी वेक्टर यहाँ पर है, कोण यहाँ है। जब हम इसे घुमाएंगे, जब हम इसे ए से बी की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब ये एन कैप की दिशा है। अब कौन से एन कैप की दिशा है, ये ए क्रॉस बी वेक्टर के एन कैप की दिशा है। अगर मान लीजिए हमें उल्टा करना है कि बी क्रॉस ए निकालिए। क्या निकालना है, बी क्रॉस ए निकालना है। तो अब आपको क्या करना है, उंगलियों को बी की दिशा में रखना है। किसकी दिशा में रखना है, बी की दिशा में। ऐसे रखना है, नहीं रखना। तो बी की दिशा में उंगलियों को रखेंगे, ऐसे रखना है, नहीं रखना। आपको छोटे कोण पर घुमाना है, छोटा कोण ये वाला है। तो हम उंगलियों को ऐसे रखेंगे। जब उंगलियों को ऐसे रखेंगे तो बी की तरफ उंगलियां होंगी। यहाँ पे देखिए कहाँ पे ले जाना है, ए बी से ए की तरफ आपको उंगलियों को घुमाना है। तो बी से उंगलियों को घुमाएंगे ए की तरफ, तो इस तरीके से उंगलियों को घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे, इस तरीके से घुमाएंगे तो अंगूठा कहाँ जाएगा, अंदर की ओर। तो अंदर की ओर जाएगा, इसलिए हम एक एन कैप इस वाले के लिए भी आएगा, बी क्रॉस ए के लिए यहाँ पर आएगा ए बी साइन
थीटा और ये आ गया एन कैप। ठीक है, तो इसकी दिशा कहाँ आएगी, नीचे की ओर। तो ये वाला जो हो गया बी क्रॉस ए हो गया। अब यहां से आप एक बात पकड़ लीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर कभी भी बराबर नहीं होते, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर नहीं हो सकते बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। अब क्यों बराबर नहीं हो सकते, आप देख सकते हैं, अगर हम ए क्रॉस बी की दिशा निकालते हैं, ये ऊपर की ओर आ रही है, इस तरीके से ए को उंगलियां रखेंगे ए पर और बी की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा ऊपर आ रहा है, तो ऊपर अंगूठा आ रहा है तो ए क्रॉस बी ऊपर आ जाएगा। जब हम बी से ए की तरफ घुमाएंगे तो अंगूठा कुछ तरीके ऐसे आएगा, ये हमारा बी की तरफ हो गया। अब बी से ए की तरफ लाएंगे, ए नीचे है तो नीचे की तरफ घुमाएंगे इस तरीके से, तो अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की ओर। तो बी क्रॉस ए की दिशा अंदर की ओर होगी, तो हम कह सकते हैं ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कभी भी बराबर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी दिशाएं विपरीत हैं। तो बराबर कैसे लिख सकते हैं, बराबर हम यहाँ पे माइनस लगाकर लिख सकते हैं। क्या लगाकर लिख सकते हैं, माइनस लगाकर। यानी ए क्रॉस बी को हम कभी भी बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि इनकी दिशाएं कैसी हैं, अपोजिट हैं। इसकी दिशा देखिए ऊपर की ओर है, इसकी दिशा नीचे की ओर है, तो हम इन्हें बराबर तो करेंगे पर विपरीत कर देंगे। बराबर तो करेंगे पर क्या करेंगे, इन्हें विपरीत कर देंगे। विपरीत करने का मतलब यहाँ पे माइनस लगा देंगे, बी क्रॉस ए के आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। इससे पता चलेगा कि ए क्रॉस बी अगर ऊपर है तो बी क्रॉस ए नीचे है, माइनस क्या आएगा नीचे, और ए क्रॉस बी के आगे कुछ नहीं है, प्लस मान लेंगे तो ये ऊपर आएगा। इस तरीके से हम दिशा निकाल सकते हैं। बाकी हमारा इसमें ज्यादा सीखने का जो मन है, इसमें सिखाने का जो मन है, वो आंकिक प्रश्न को है। तो यहाँ पर थोड़ा सा बेसिक देख रहे हैं, हो सकता है 1-2 मिनट में और खत्म कर देंगे, बाकी सवालों पर चलते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पे देखिए अदिश या डॉट गुणन के या सदिश या क्रॉस गुणन के गुण देख लीजिए। तो यहाँ पर होता क्या है, अदिश या डॉट गुणन की बात करते हैं तो यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम बदलना। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम ए डॉट बी को अगर बी डॉट ए लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। तो क्या लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी को हम माइनस लगा के लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, माइनस लगाकर। याद रखिएगा इसी को कि हम इनका क्रम नहीं बदल सकते, अगर क्रम बदलना है तो माइनस लगाना होगा। ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते। तो कैसे लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए लिखने के लिए हमें माइनस लगाना होगा। क्यों लगाना होगा, अभी बताया था, एक की दिशा ऊपर आती है तो एक की नीचे आती है, तो एक दिशा को हम प्लस लेंगे और एक दिशा को हम माइनस लेंगे। इसलिए हम यहाँ पे ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए नहीं लिखते, बट यहाँ पे ए डॉट बी को हम बी डॉट ए लिख सकते हैं। अब आगे बात करें तो वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का मतलब होता है बांटना। तो यानी ए डॉट ब्रैकेट में बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर लिखा है, तो हम ए का जब बी के साथ क्या करेंगे, डॉट करेंगे तो ए डॉट बी अलग आ जाएगा, सी के साथ करेंगे तो ए डॉट सी अलग आ जाएगा, और इसको हम बदल सकते हैं, बी डॉट ए लिख सकते हैं, सी डॉट ए लिख सकते हैं, क्योंकि यह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो वितरण नियम का पालन ये भी करता है, दोनों ही वितरण नियम का पालन करते हैं, चाहे वो डॉट हो चाहे क्रॉस हो, तो दोनों करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए क्रॉस बी लिख देंगे और यहाँ पर ए का जब सी के साथ करेंगे क्रॉस तो ए क्रॉस सी आ जाएगा। बट ध्यान रखिएगा, अगर आप बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं तो यहाँ माइनस लाएंगे, और सी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं तो भी माइनस लगाएंगे। अब तीसरी बात कर लें जो कि इम्पोर्टेंट है, और आपके सवालों में ये तीसरा लंब कोणीय एकांक सदिश के लिए जो लिखा है हमने, ये काम करता है। यही वेरी 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 इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट कह लीजिए, इनके बिना आप आंकिक प्रश्न आसानी से नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए लंब कोणीय एकांक सदिश के लिए हम डॉट की बात करते हैं पहले। तो आई डॉट आई कैप या जे कैप या के कैप का जब हम डॉट निकालते हैं तो एक आता है। क्या आता है, एक आता है। क्यों आता है, इसका रीजन समझ लीजिए कि ए क्रॉस बी, ए डॉट बी डॉट की बात कर रहे हैं, तो ए डॉट बी जो होता है ये होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो हमें क्या करना है, अगर हमें आई डॉट आई निकालना है, क्या निकालना है, आई डॉट आई निकालना है, तो आई का परिमाण चाहिए भाई, चाहिए बिल्कुल, फिर दूसरी आई का भी परिमाण चाहिए, और यहाँ पे आएगा कॉस थीटा और यहाँ लिख देंगे 0। अब 0 क्यों लिखा, अब मान लीजिए कि अगर एक्स अक्ष पर आई कैप आता है, आपको पता है कि एक्स अक्ष पर आई कैप को दिखाते हैं, तो दूसरा आई कैप भी एक्स अक्ष पर ही आएगा, और दोनों ही एक्स अक्ष पर यानी एक ही दिशा में, जब कोई चीज एक ही दिशा में होती है तो उनके बीच का कोण 0 होता है। तो यहाँ पे थीटा का मान 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो हम यहाँ 0 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका परिमाण 1, इसका परिमाण 1 और इसका वैल्यू भी 1,
तो आंसर आ जाएगा 1। इसलिए जब हम आई डॉट आई करें या यहाँ पे आई डॉट आई को हटा के जे डॉट जे करें या के डॉट के करें तो आंसर 1 आता है। क्यों आता है आप देख लीजिए, इसका प्रमाण आएगा, इसका प्रमाण आएगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका भी प्रमाण आएगा, किसका, दूसरे वाले आई कैप का। तो ये वाले का प्रमाण, इस वाले का भी प्रमाण आएगा। cos 0 का मान 1 होता है और cos 0 का मान 1 रखेंगे तो 3 बार गुणा करेंगे 1 का गुणा कितनी बार करो, 1 ही आएगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा 1। तो इसलिए आप याद रखें यहाँ पे कि ये यहाँ पर सेम का जब डॉट करते हैं तो आंसर 1 आता है। लेकिन अलग अलग का करेंगे, आई डॉट जे का या जे डॉट के का या के डॉट आई का, तो 0 आएगा। क्यों आएगा, देखिए अगर यहाँ आई डॉट जे करें तो यहाँ पे आई का प्रमाण और यहाँ जे आ जाएगा, तो जे का प्रमाण और cos आई एक्स अक्ष पे होता है तो जे वाई अक्ष पे होता है, दोनों के बीच का कोण 90 हो जाएगा, तो यहाँ पर cos 90 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, cos 90। और आपको पता है कि cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, इसलिए यहाँ पे ये 0 आएगा। क्लियर होंगे होते हैं, याद रखेंगे आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा, आई जे या जे के या के आई कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बात कर लें इनके उदाहरण की, तो जब भी आपको सवाल में कार्य दिया हो तो एफ डॉट एस से निकालिए, यानी ऊपर डॉट कर दे, एफ जो दिया हो और एस जो दिया हो यानी विस्थापन दिया हो उनका डॉट निकालिए और आंसर निकाल दीजिए डॉट प्रोडक्ट से। किससे, डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट गुणन से निकालिएगा। ऐसी शक्ति का जो होता है एफ वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है, तो ये भी डॉट से आ जाता है। अब यहाँ पे बात कर ले सदिश में, तो सदिश में क्या होता है, जब आई और जे का क्रॉस करते हैं तो आई जे का क्रॉस करते हैं तो के आता है। क्यों आता है, देखिए यहाँ पे जब आई और जे की बात करेंगे तो यहाँ लिख के दिखा रहा हूं मैं, आई क्रॉस जे, तो इसका मतलब आ गया कि ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो यहाँ पे ए का प्रमाण आया था, ए की जगह बी का प्रमाण आया था, बी की जगह, तो यहाँ पे आई कैप का प्रमाण लेंगे, जे कैप का प्रमाण लेंगे और साथ में लिखेंगे साइन थीटा, और आई और जे के बीच में साइन 90, यानी आई और जे के बीच में कौन होता है 90 का, तो यहाँ 90 रख देंगे और साथ में आता है यहाँ पे एन कैप। अब देखिए इसका प्रमाण 1, इसका प्रमाण 1 और साइन 90 का मान 1 और इसका भी प्रमाण 1, बट ये क्या बताएगा, एक दिशा को बताएगा, तो इन सभी का जब गुणा करेंगे तो 1 आएगा और गुणा 1 आएगी इसकी दिशा, क्या आएगी, दिशा। तो ये एन कैप जो होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि एन कैप की जो दिशा होती है, यहाँ पर आपको बताया था कि एन कैप की दिशा जो होती है, जो आपको दोनों वेक्टर दिए हैं उसके कैसी होती है, 90 अंश पे होती है दोनों से। तो हम क्या करेंगे, आई और जे का क्रॉस करेंगे, तो आई और जे का जब क्रॉस करते हैं तो आप देख सकते हैं आई जो जे का क्रॉस क्या आएगा, के आएगा। क्यों आया, क्योंकि आई का प्रमाण और यहाँ पे जे का प्रमाण और साइन 90 का मान 1 होगा, तो इसका प्रमाण 1, इसका प्रमाण 1 और इसका मान 1, तो तीनों को गुणा करेंगे 1 1 का 3 बार, तो आंसर आएगा 1। अब बचा एन कैप, एन कैप बताएगा दिशा, और दिशा क्या बताएगा, जो आई से भी 90 अंश पे हो, जे से भी 90 अंश पे हो, तो आई से 90 पे और जे पे 90 से क्या मिलता है, के कैप मिलता है, इसलिए आई और जे का के बन जाता है, क्या बन जाता है, के बन जाता है आई और जे का। ऐसे ही जब जे और के का करेंगे तो देखिए जे और के का करेंगे तो क्या बचा यहाँ पे, आई आ जाएगा, और के और आई का करेंगे तो क्या बचा यहाँ पे, जे आ जाएगा। इनको अगर आप उल्टा करके लिखेंगे, यानी जे और आई, पहले जे लिखते हैं फिर आई लिखेंगे तो माइनस लगा देंगे। याद रखिएगा आई क्रॉस जे के हो सकता है, बट जे क्रॉस आई वो माइनस के होगा। मैंने अभी आपको बताया था ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए नहीं हो सकता, बट ए क्रॉस बी माइनस लगा के ये ऐसा लिखा जा सकता है। ऐसे ही यहाँ पे आई क्रॉस जे के हो जाता है, बट यहाँ पे जे क्रॉस आई के नहीं होगा, वो माइनस के हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेम का 1 होता है और यहाँ पे सेम का कहाँ है, 0 होता है। क्यों 0 होता है, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, तो यहाँ पे ये सेम है। जब ये सेम है तो यहाँ पे आई का प्रमाण चाहिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए की जगह आई का प्रमाण आएगा, यहाँ पर भी आई का प्रमाण आएगा, और सेम है, यानी कोण कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 का मान होता है 0, साइन 0 का कितना होता है 0, इसलिए यहाँ पे सेम का 0 होगा और यहाँ सेम का कुछ आंसर आएगा। अब इसके उदाहरण की बात कर लें तो ये देखिए टाउ होता है, बल आगुण होता है। बल आगुण क्या होता है, बल गुणा लंबा दूरी होता है, तो इसे सदिश रूप में ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे देखिए ए जो है रेखीय त्वरण है, अल्फा जो है कोणीय त्वरण है, और ए क्या है, दूरी है। तो ए बराबर आर अनुपात को हम इस तरीके से सदिश रूप में लिख सकते हैं, और आर यहाँ पे स्थिति सदिश का काम करता है। अब वी बराबर आर ओमेगा, ये रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध है, तो इसे हम सदिश रूप में ऐसे लिखते हैं। और भी है इसका रेखीय संवेग और कोणीय संवेग को कैसे लिखते हैं सदिश रूप में, वो और चीजें हैं, बट आपको यहाँ पे पेपर में अगर आया तो इस पे या इस पे क्वेश्चन आएगा, आया तो नहीं, तो हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं
वही क्वेश्चन ज्यादातर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन लिया है, एक क्वेश्चन में हम सारी चीजें सीखेंगे, फिर उसके बाद इनके अलावा अलग टाइप के जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे दिया है ए वेक्टर का मान दिया है, बी वेक्टर का मान दिया और पूछा है आपसे ए वेक्टर का प्रमाण बताइए, बी वेक्टर का प्रमाण बताइए। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हल या सॉल्यूशन। तो पहले को सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखेंगे ए वेक्टर का परिमाण। अब परिमाण कैसे निकालते हैं, परिमाण निकालते हैं, यहाँ पर आप अंडर रूट लगाइए। अब अंडर रूट लगाने के बाद यहाँ पे देखिए ए की बात हो रही है, ए का परिमाण निकालेंगे। तो ए वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए क्या करना है आपको, ए वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए इस तरीके से निकालते हैं। पहले इसे लिखेंगे कैसे, ए वेक्टर का परिमाण चाहिए तो ये सब मोड में लिख दो, यहाँ पर इसे ए लिख दो और अंडर रूट लगा दीजिए। परिमाण निकालने के लिए करना है अंडर रूट लगा देना है। जैसे ही हम यहाँ पे अंडर रूट लगाएंगे तो यहाँ पे देखिए आई के पास कितनी संख्या 2, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगाइए। जे के पास कितनी संख्या 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस लगा दीजिए, तो फिर प्लस लगाइए। यहाँ के पास कितनी संख्या 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर कर दीजिए और इसको आप सॉल्व कीजिए। तो ये आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 त्रिका 9 और ये आ गया 25। तो कितना आ गया ये, देखिए 2 का हो गया 4, 3 का हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 25 और 4 कितने होते हैं, 29 होते हैं। 29 और 9 होते हैं आपके 38, यानी 38 अंडर रूट में इसका आंसर आ जाएगा। ये ए वेक्टर का प्रमाण हुआ। दूसरी बात करते हैं, तो यहां पे निकालेंगे बी वेक्टर का परिमाण और इसको दिखाएंगे हम कुछ ऐसे। बी वेक्टर को मोड में लिख दीजिए, ये बी वेक्टर का परिमाण हो जाता है। अंडर रूट लगाइए, परिमाण को ऐसे ही निकालना है जैसे हमने ए का निकाला। तो बी के पास चलिए, बी वेक्टर ये गया, तो आई के पास कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ लिख देंगे 4, प्लस लगाइए। यहाँ पे जे के पास कितना 3 और वो कितना है 3 माइनस का, तो माइनस का भी स्क्वायर करते हैं तो प्लस में आता है। तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो यहाँ पे क्या 1 है, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये बना जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका कितना आ जाएगा भाई, इनका कितना आ जाएगा, तो 9 और 1 10 और 4 14। तो यहाँ पर इसका परिमाण 14 आ जाएगा। ये आंसर हो गया, ये आंसर हो गया पहले का। दूसरे का मैंने यहाँ पर एक ही क्वेश्चन में सारी चीज लेनी है। जब आप पेपर में देखोगे तो ये संख्याएं बदल सकती हैं और ये सवाल आपको अलग अलग दे सकते हैं, पर आएंगे ऐसे ही, इससे ज्यादा एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं आएगा आसान। तो यहाँ पर आगे देखते हैं 2 क्वेश्चन होते हैं। तीसरे की बात करते हैं ए डॉट बी। तो जब भी हम ए डॉट बी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ए डॉट बी। तो यहाँ लिख देंगे ए डॉट बी। ए का वैल्यू कितना है, यहाँ लिख दीजिए 2i कैप प्लस 3 जे कैप और ये प्लस के 5 के कैप, डॉट लगा दीजिए। यहाँ पर लिखेंगे 2i माइनस 3j और यहाँ पे प्लस का के, ये लिख लेंगे। देखिए 2i प्लस 3j प्लस 5 के, 2i प्लस 3j प्लस 5 के और ये 2i माइनस 3j प्लस के, इस तरीके से लिख लेंगे। अब करना क्या है आपको, हमने अभी पढ़ा था कि i डॉट आई, डॉट के डॉट वाले में j डॉट जे और k डॉट के एक होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए i डॉट जे आ जाए या j डॉट के आ जाए या k डॉट आई आ जाए तो ये 0 होता है। ये अभी बोर्ड में बताए थे हमने आपको कि सेम सेम होंगे डॉट में तो 1 आएगा और सेम सेम नहीं होंगे तो 0 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब हम इसका गुणा इसके साथ करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 2 का 2 में करेंगे 4 हो जाएगा, i का i के साथ करेंगे आंसर 1 हो जाएगा, तो 4 गुणा 1। अब इस वाले 2 का हम किसके साथ करेंगे, इस वाले 2 का हम इसके साथ करेंगे। तो यहाँ पे करने के लिए क्या हुआ, देखिए 2 का माइनस 3 में करेंगे तो माइनस के 6 हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। लेकिन आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे i है और यहाँ पे j है, तो i और j का करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो आप क्या सीधा सा यहाँ पर 6 गुणा 0 कर देंगे, ठीक है। आगे करेंगे 2 का, फिर k के साथ करेंगे तो यहाँ प्लस का 2 आएगा और i और j का करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे करते हैं। अब ऐसे हम क्या करेंगे, 3 का करेंगे तो यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ, इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6 और गुणा करेंगे j और i का, तो j और i जो होता है ये 0 हो जाता है। कितना हो जाता है, 0। फिर हम 3 का माइनस 3 के साथ करेंगे तो 3 3 का 9 गुणा ये j और j का करेंगे तो 1 आ जाएगा,
फिर 3 का के साथ करेंगे तो प्लस के 3 और यहाँ पर 0। अब देखिए इसकी बात करते हैं तो 5k का हम 2i के साथ करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो प्लस के हम यहाँ पे 10 लिख देते हैं। और k का i के साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग है। डॉट में क्या होता है, एक जैसा एक होगा, अलग अलग होगा 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका इसके साथ करेंगे तो ये 5 या 15 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15। देखिए 5 या 15, क्योंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, 5 या 15 हो गया, तो 15 गुणा के और जे का 0 हो जाएगा, 0 कर देंगे। फिर यहाँ 5k का के साथ करेंगे तो प्लस, यहाँ पे संख्या 1 है, यहाँ 5 है, तो 5 गुना 5 और के का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, एक ये बचेगा, बाकी सब क्या आ जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको सीधा सीधा करके बता रहा हूँ, शॉर्ट में आपको करना क्या है, इतना ज्यादा मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। कैसा मल्टीप्लाई करना, सीधा सीधा। अब सीधे सीधे का मतलब क्या है, आई वाले का आई वाले के साथ कीजिए 4 एकन 4 और आई का हो जाएगा 1। फिर इस वाले का इस वाले के साथ कीजिए तो 3 तिरका 9, तो माइनस के 9 गुणा 1 और इसका इसके साथ कर दीजिए तो 5 एकन 5 और के का 1 आ जाएगा। बात समझ आ गई, क्यों कि सेम सेम का 1 होता है और अलग अलग का 0 होता है। तो आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करना आता ही है। अब क्या है यहाँ पे देखिए 4 माइनस 9 प्लस 5, अब ये और ये मिलके हो जाएंगे 9 माइनस 9 बराबर 0। तो इसका मतलब हो गया कि a डॉट b का मान हो गया 0। ऐसी स्थिति में a डॉट b का मान 0 हो गया। हो सकता है यहाँ पे a डॉट b का मान कुछ और भी आ जाए, तो हमें सिर्फ अपना मेथड सही करना है, आंसर चाहे कुछ भी आए। डॉट वाले में क्या करना है, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ कर देते हैं और इन प्रॉपर्टी को लिख देंगे कि सेम सेम का आंसर 1 होगा और डिफरेंट का 0 हो जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे की। तो चौथे में आपको दिया है ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण। तो जब भी आपको कोण निकालना है तो डॉट वाले का प्रयोग करें, वहां से आपको निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे चौथे की बात करते हैं तो देखिए फोर्थ वाला। तो फोर्थ वाले में बात करेंगे तो हमें पता है ए डॉट बी जो होता है ए बी कॉस थीटा होता है। अब यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा निकालता हूँ तो कॉस थीटा निकालेंगे तो देखिए इसको मैं इधर भेज दूंगा तो ये आ जाएगा ए डॉट बी बटे ए बी। भाई इसको मैं इधर भेज दूंगा तो अपॉन में आ जाएगा। अब ए डॉट बी जब आ जाएगा तो ए डॉट बी का मान हमने निकाल लिया, यहाँ पे 0 है और ए का मान वहां पे निकाला था। ए का मान देखिए कितना है, रूट में 38 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे कितना आया 14 है, यानी 14 है। बी का मान देखिए वहां पे 14 है और किसी भी संख्या का जब 0 में भाग देते हैं तो आंसर आता है 0। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉस थीटा बराबर 0। अब कॉस थीटा बराबर 0 है तो थीटा जो है कॉस में कितने का मान होता है बता दीजिए, कितने का होता है, बिल्कुल कॉस 90 का होता है। कॉस 90 का कितना होता है, 0 होता है, यानी साइन 0 का 0 होता है तो कॉस 90 का 0 होता है। कॉस से कॉस हट जाएगा तो यहाँ थीटा बराबर आपको मिलेगा 90 अंश। क्या मिलेगा, 90 अंश। ये वाला इस वाले का आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप नोट कीजिएगा। इतनी बातें उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रही होंगी, ठीक है ना, नोट कर लिया। चलिए आगे देखते हैं, मैं यहाँ से इसे इरेज कर देता हूँ इस वाले को। अब देखिए यहाँ पे आपसे पूछा है नेक्स्ट में क्या पूछा आपको, ए क्रॉस बी पूछा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5वें वाले की बात करते हैं, ए क्रॉस बी की। तो ए क्रॉस बी की बात कर लें तो मैं यहाँ लिखूंगा ए क्रॉस बी बराबर लाएंगे और इसको हम इस तरीके से 2 लाइन बनाते हैं। इनको सार्डिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्डिक, यानी मोड़ वाला चिन्ह होता है, इसको आप यहाँ पे सार्डिक कहेंगे। अब ए डॉट बी निकालना आसान होता है, क्रॉस वाले में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे लिखेंगे आई जे के। अब यहाँ पर देखिए पहले क्या लिखा है, ए वेक्टर या बी वेक्टर, ए वेक्टर लिखा है पहले। तो जब ए वेक्टर लिखा है तो हमने ए का आई कैप यहाँ लिख दिया, ए का ही जे लिख दिया, ए का ही के लिख दिया। तो ए वेक्टर में चलिए यहाँ पे आइए, आई के पास कितना है 2 तो यहाँ पे लिखिए, जे के पास कितना है 3 तो यहाँ लिखिए, के पास कितना है 5 तो यहाँ लिखिए। अब दूसरे नंबर पर आ रहा है बी वेक्टर। तो बी वेक्टर को देखिए यहाँ पे आई के पास कितना है 2 तो यहाँ लिखिए। अब बी में चलिए जे वाले के पास, तो जे के पास कितना है -3 तो यहाँ पे -3 लिखिए और के वाले के पास 1 है तो यहाँ पे लिख दीजिए। इतनी बातें लिखने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको करना ये है कि आई वाले को प्लस लिखेंगे, इसको माइनस लिखेंगे, फिर इसको प्लस लिखेंगे।
यानी यहाँ पे प्लस आएगा, पहले यहाँ पे प्लस, फिर माइनस और फिर प्लस, ये लिखेंगे। अब ये लिखने से क्या होगा, मल्टीप्लाई करना है आपको। कैसे करना है, सबसे पहले इसमें आई लीजिएगा, आई ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहले आई ले लिया, फिर एक ब्रैकेट बनाइएगा और हमें करना क्या है, देखो ये वाली जो लाइन है आई जे के, ये इसे पंक्ति कहते हैं, इसको आपको दबाना है। हमने ये दबा दिया। ये दबाने के बाद आपको एक और लाइन दबानी है जो कि वह वाली होगी जो आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हमने पहले यहाँ पे आई लिया है, आई के सिर पे प्लस प्लस लिखा है, इसलिए प्लस की आई है। समझ में आ गई बात। तो हमने आई लिया है, आई को प्लस करना है, तो एक आई वाली लाइन दबाइए और एक ये दबा दीजिए, तो आपके पास बचेगा 3 5 माइनस 3 1। बात समझ आई कुछ। यानी पहले आपको ये दबाना है, आई जे के वाला दबाना है, फिर यहाँ पे आई लिया है तो आई वाली ये वाली दबा दीजिए। इसको हम पंक्ति कहेंगे, इसको हम स्तंभ कहते हैं, यानी इसको रो कहते हैं, इसको हम कॉलम कहते हैं। यानी ये रो है और ये कॉलम है, तो आपको ये रो दबानी है और ये कॉलम दबाना है। तो आप देखेंगे जब ये दब जाएगा, यहाँ से दब जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कुछ एक उस तरीके से दब जाएगा, तो आपको दिखाई दे रहा है 3 5 माइनस 3 1। तो जब ये आपको दिखाई दे रहा है तो आपको करना क्या है, सबसे पहले इसका और इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 का 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर एक सरकारी माइनस लगाना है। सरकारी माइनस का मतलब ये लगाना ही है, इस पर कोई कब्जा नहीं चलेगा, माइनस आएगा ही आएगा। फिर आपको क्या करना है, इस वाले का गुणा इसके साथ करना है। तो 5 का 3 में करेंगे 15 हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस के 15 हो गए, तो यहाँ पे माइनस के 15 जब लिखेंगे तो प्लस के 15 हो जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। आगे देखिए, अब जे की बात करते हैं, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो यहाँ पे जे को हम माइनस में लेके आएंगे और फिर से ब्रैकेट बनाएंगे। अब फिर से आपको दबाना है आई जे के क्या वाला दबाना है, और ये वाला दबाना है, ये वाला। तो आई जे के गया और ये वाली लाइन गई, तो आपको दिखा 2 5 2 1। अब क्या करना है आपको, जब ये दब गया और ये दब गया, तो आपको दिखाई दे रहा 2 5 2 1। तो आपको फिर से वही मल्टीप्लाई करना है कि 2 का 1 के साथ करेंगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर सरकारी माइनस लाएंगे, 2 का 5 के साथ करेंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। आई का काम खत्म, जे का काम खत्म। फिर यहाँ पे ये प्लस, ये माइनस और ये फिर प्लस आ जाएगा, के का काम चालू। के लगा दीजिए। अब के की बात करते हैं, तो अब क्या करना है, के वाला दबाएंगे, तो भाई ऊपर वाला दबाते हैं, दबा दिया। अब जैसे ये दबा दिया तो ये भी आपको दबाना पड़ेगा, तो ये भी दबा दिया यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए हमारा ये गायब और ये भी गायब, ठीक है ना। अब आपको दिखाई देगा यहाँ से, ये गायब कर देता हूँ मैं, यहाँ से मैं गायब कर देता हूँ, ये ऐसे ऐसे गायब हो जाएगा। तो आपको दिखेगा यहाँ 2 3 2 माइनस 3, ये गायब हो जाएगा। यानी के का नंबर आ गया, तो ऊपर वाली लाइन तो आई जे के तीनों में जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये वाली जो है कॉलम जो है वो दबाने हैं, जिसका हम यहाँ पे मल्टीप्लाई या सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे के की बात चली तो के वाले को दबाइए, इसको दबाइए और ये दब जाएगा, तो बचेगा 2 3 2 माइनस 3। अब फिर क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 दूनी 6, वो भी माइनस का। फिर आपको क्या करना है, सरकारी माइनस लगाना है। फिर 2 का 3 के साथ करेंगे तो 2 3 6 होता है, और ये यहाँ पे आ जाएगा। इतनी बात ठीक है। अब इसको आप हल कर लीजिए, तो 15 और 3 कितने होते हैं, 18, ये आ जाएगा आई कैप। और ये देखिए 10 में से 2 गए, तो यहाँ पे 10 ज्यादा है 2 कम है, 10 में से 2 गए तो माइनस के 8 बचेंगे, और माइनस के 8 और यहाँ पे पहले से ही माइनस है, तो यहाँ पे प्लस के 8 जी हो जाएगा। सही है ना। तो 10 में से 2 घटाएंगे, माइनस 8 बचेंगे, माइनस वाइस प्लस हो जाएगा, 8 जी हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 और 6 कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो यहाँ पे माइनस का 12 के, इस तरीके से यहाँ पे ए क्रॉस बी निकल आएगा। समझ में आ गई बातें। हमें क्या करना है, ये तो हर बार दबाना है, और आई की बात हो रही थी, इस लाइन को दबा दीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए, इन दोनों को गुणा कीजिए, माइनस करके लिख दीजिए। फिर हमें जे को दबाना है, तो ये ऊपर दबेगा, फिर जे वाला दबेगा, इसका मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई करना। फिर के की बात आ गई, तो ये फिर से दबाना है, के वाला दबाना है, इसका मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस ला के लिख दीजिए। आप सॉल्व करेंगे तो आपको आएंगे, ये आएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए डॉट बी में एक संख्या ही आएगी, चाहे 0 आए चाहे कुछ भी आए, संख्या आएगी, और यहाँ पे संख्या आएगी। तो ये पता है संख्या क्या होता है, सिर्फ परमाणु होता है, तो इसका मतलब इससे ये पता चलता है ये अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश। तो ए डॉट बी जब भी निकालेंगे तो हमें अदिश मिलेगा। और आप यहाँ देखिए ए क्रॉस बी निकाला है, तो आई भी आया, साथ में के भी, जे भी आया और के भी आया है, यानी ये एक्स अक्ष के लिए, वाई अक्ष के लिए और जेड अक्ष के लिए, इसका मतलब ये सदिश आया है। क्या है, सदिश। तो जब भी हम
ए क्रॉस बी निकालते हैं तो उससे हमें सदिश राशि प्राप्त होती है और ए डॉट बी से हमें अदिश राशि प्राप्त होती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ए क्रॉस बी निकालना है और ए क्रॉस बी देखिए इसके आगे पीछे लाइन है, यानी ये परिमाण है। क्या ये परिमाण है? तो हमें ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए क्रॉस बी का परिमाण निकालने के लिए अंडर रूट लगा देंगे और अंडर रूट लगाने के बाद देखेंगे कि ए क्रॉस बी का मान ये आया है। ये किसका मान है? ए क्रॉस बी का मान है। तो हमें क्या करना है, आई के पास कितना है 18, तो यहाँ पे कर देंगे 18 का स्क्वायर, फिर प्लस लगाएंगे और यहाँ पे जे के पास कितना है 8, तो यहाँ पर कर देंगे 8 का स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ पे देखेंगे के पास कितना है माइनस के 12 है, तो यहाँ पे प्लस लगा कर माइनस के 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, ये आप खुद से कर लीजिएगा। 18 का स्क्वायर करके अंडर रूट में लिखिए, 8 का स्क्वायर करके लिखिए और 12 का माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस आएगा, क्योंकि माइनस माइनस इसका प्लस हो जाएगा। 12 का कितना हो जाता है 144 हो जाता है। इस तरीके से जब आप करेंगे तो सबको यहाँ पे जोड़ लीजिएगा, तो अंडर रूट में से कुछ संख्या है तो बाहर कर दीजिए, अदरवाइज आपका अंडर रूट में ही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम ऐसे प्रश्न को कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे क्वेश्चन को करते हैं। यदि एक इकाई सदिश ये आपको दिया है व्यक्त होता है तो सी का मान क्या होगा? तो आपको ऑप्शन भी दिए हैं। अब देखिए थोड़ा सा स्पीड में करेंगे इनको हम। आपके पास क्या देखिए आई के पास जे के दिया है, व्यक्त होता है तो सी का मान पूछा है, तो ये क्या है इकाई सदिश है। इकाई सदिश का मतलब होता है एकांक सदिश। इकाई सदिश का मतलब क्या होता है? एकांक सदिश होता है। और एकांक सदिश का मतलब होता है परिमाण एक होना। एकांक सदिश का परिमाण कितना होता है? तो यहाँ लिखेंगे एकांक सदिश का परिमाण बराबर कितना होगा 1। तो ये आपको जो दिया है एकांक सदिश ही तो दिया है, यहाँ पे लिख रहा है इकाई सदिश है, तो आपको क्या करना है, बस इसका स्क्वायर कर देना है रूट में लाके। तो रूट में 0.5 का स्क्वायर और 0.5 का प्लस करेंगे, फिर रूट में क्या करेंगे आप 8 का स्क्वायर कर देंगे, फिर रूट में ही आपको यहाँ पे सी का स्क्वायर कर देंगे। सी का स्क्वायर बराबर यहाँ पे 1 आ जाएगा। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिए तो ये आ जाएगा, देखिए 0.25 आ जाएगा, प्लस ये यहाँ पे 64 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे देखेंगे आप सी स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 1। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है। यहाँ पे 0.8 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0.8। तो 0.8 कर लेंगे तो यहाँ पे जो स्क्वायर आएगा, यहाँ पर जो स्क्वायर आएगा वो 0.8 का आएगा। कितना आएगा? 0.8 का। तो 0.8 का जब स्क्वायर आएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 8×64 यानी 0.64 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9 और ये आ जाएगा 8, 0. ये इतना आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। तो सी स्क्वायर निकालेंगे तो 1 माइनस 0. क्या आ जाएगा? 0.89। सही है ना? देखिए इसको हम उधर ले जाएंगे तो घटा देंगे और जब इसको हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 और यहाँ पे आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 0.11। कितना आ जाएगा? 0.11 आ जाएगा। तो ये सी स्क्वायर का मान आ गया। सी स्क्वायर बराबर 0.11। तो सी का मान जो आएगा अंडर रूट में 0.11 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। ऑप्शन ना दिया हो तब भी आप देख लें। इकाई सदिश दिया है, इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है। परिमाण हम कैसे निकालते हैं कि आई के पास जो संख्या इसका स्क्वायर, जे के पास जो उसका स्क्वायर और के पास जो उसका स्क्वायर, और यहाँ पे इकाई सदिश दिया इसका परिमाण 1 के बराबर कर दीजिए। यहाँ से सी की वैल्यू निकल के आपके पास आ जाएगी। नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, नीट का पीवाई की क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पीवाई की क्वेश्चन में से लिया है, इस तरीके से कर सकते हैं। आसान था, बस थोड़ा सा याद रखना है किस तरीके से हमें करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, यदि ए वेक्टर बराबर इतना है तथा बी वेक्टर बराबर ये है तो सी बराबर क्या होगा? देखिए यहाँ पे सी का मान पूछा है, जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत है। क्योंकि प्रश्न में यहाँ पे ये यहाँ पे सी यहाँ पे लिखा है, सी क्या लिखा है? यहाँ लिखा है सी के कैप। तो आपको बताना है जबकि ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के लंबवत हैं, तो आपको बताना है सी का मान क्या होगा। तो देखिए कैसे करना है। तो दोनों लंबवत हैं तो हम ये कह सकते हैं ए वेक्टर लंबवत है किसके? बी वेक्टर के। इसका मतलब ये हो गया कि थीटा का मान 90 अंश होगा। और मैंने आपको बताया जब भी कोण की बात आए तो आप डॉट निकालें। क्या निकालेंगे? डॉट। ए डॉट बी बराबर हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, और कॉस थीटा या 90 और कॉस 90 का मान होता है 0। तो ए डॉट बी का मान आ जाएगा 0। ए डॉट बी का मान कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे हम? डॉट निकालेंगे। अब डॉट निकालेंगे तो बड़ा ही आसान है। इसका देखिए आई का आई के साथ कीजिए तो 3 × 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। फिर देखिए यहाँ पे
जे का जे के साथ करेंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, तो प्लस 16 कर दीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 5 का सी के साथ करेंगे तो सी माइनस का है, तो माइनस के 5c हो जाएगा, 5c बराबर 0 कर दीजिएगा। 16 और 9 कितने होते हैं, 25 माइनस 5c, 25 माइनस 5c बराबर 0। इसको हम इधर भेज देंगे तो 25 बराबर, ये जब इधर आएगा तो 5c और c का मान निकालना है, 5 को इधर बुलाइए तो 25/5, तो ये आ जाएगा आपका 5। तो c का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अगर हम c का मान यहाँ 5 रख देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, a डॉट बी 0 हो जाएगा। तो ये क्या है, लंबवत की शर्त है। ये क्या है, लंबवत होने की शर्त, लंबवत की शर्त। तो लंबवत की ये शर्त है। तो जब भी आपको ऐसा प्रश्न दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है, इसको आप खुद से कीजिए। इसको क्या करना है, कमेंट करके बताना है इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर क्या आएगा कमेंट करके बताना है। आप सामने ऑप्शन लिखे हैं, इसे कीजिए। और यहाँ पे अल्फा का मान पूछा है, आपको क्या करना है, इन दोनों को 0 कर देना डॉट करके, और यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, यदि a क्रॉस b का मान आपको दिया √3, तो a डॉट b का मान आप बता दीजिए क्या होगा। बड़ा ही आसान है, ऐसे ही एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। एक को करके बता रहा हूँ, एक आप खुद से कीजिए, मैं उसको कर देता हूँ। चलिए पहले को, तो मोड में लिखा है a क्रॉस b, तो a क्रॉस b लिखा है, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ रूट, और ये दिया है आपको a डॉट b। हमें क्या करना है, मोड लगाए, इसका मतलब परिमाण है, तो यहाँ लिखेंगे a b साइन थीटा, सिर्फ परिमाण लेंगे, यहाँ पे एन कैप नहीं लगाएंगे क्योंकि मोड है, मोड का मतलब संख्या चाहिए हमें। और यहाँ पे आ जाएगा √3, और ये आ जाएगा आपका a डॉट बी का a b कॉस थीटा। अब देखिए a b से a b मर जाएगा, कॉस को इधर बुलाइए तो ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और बराबर हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर √3, और ये किसका होता है, टेन 60 का मान होता है, तो थीटा का मान 60 अंश यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ पे ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, a क्रॉस b मोड में दिया है, बराबर दिया है a डॉट b के, तो आपको क्या करना है, ये भी a b साइन थीटा आएगा, और ये क्या आ जाएगा a डॉट b यानी a b कॉस थीटा। तो यहाँ से आप इस तरीके से कीजिए, और थीटा का मान हमें आप बताइए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यदि a डॉट b का मान आपको दिया है मोड में, बराबर किया है a डॉट माइनस b के, वो भी मोड में है, तो a वेक्टर व b वेक्टर के बीच कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, ऐसे प्रश्न को बड़े थोड़ा ध्यानपूर्वक हल करना है। अब ध्यानपूर्वक करना क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर आपको मोड में लिखना है, और यहाँ भी a वेक्टर माइनस b वेक्टर भी मोड में लिखना है। अब ऐसे में क्या है, ना तो यहाँ पे क्रॉस दिख रहा है और ना यहाँ पे डॉट दिख रहा है, तो यहाँ पे करना क्या होता है, स्वतः गुणन करता है। तो यहाँ पे एक लाइन याद रखिए, स्वतः अदिश गुणन करने पर क्या करना है, अदिश गुणन करने पर। ये आपको एक लाइन याद रखनी है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ना क्रॉस दिखे ना डॉट दिखे, फिर भी आपको कोण पूछे, तो आपको क्या करना, स्वतः गुणन कर देना है उसका उसी के साथ। तो हम इसका इसी के साथ करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी मोड में, और यहाँ पे क्या करना है, अदिश का मतलब डॉट करना है, तो डॉट कर देंगे a प्लस बी मोड। यहाँ पे देखिए a वेक्टर माइनस b वेक्टर, फिर मोड लगाएंगे, फिर यहाँ पे ये लगा देंगे डॉट a वेक्टर माइनस b वेक्टर। अब क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई कीजिए, a का a के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा a डॉट a का a के साथ करेंगे, फिर a का b के साथ करेंगे तो प्लस, ये आ जाएगा आपका a डॉट b। ठीक है, फिर प्लस लगाएंगे, अब b का करेंगे, b का a के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा b डॉट a। सही है ना, a का हमने a के साथ किया a डॉट a का हमने b के साथ किया a डॉट b का हमने b के साथ किया b डॉट a, और b का हम b के साथ करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा b डॉट b, ये आ गया। अब देखिए उस वाले को करते हैं, अब उस वाले को करेंगे, a का a के साथ करेंगे तो a डॉट a आ जाएगा, फिर a का b के साथ करेंगे तो माइनस का a डॉट b आ जाएगा। ठीक है ना, a का काम खत्म, अब b का करना है, तो b का a के साथ करेंगे तो b माइनस का है, तो माइनस का यहाँ पे आ जाएगा b डॉट a। देखिए यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो b डॉट a आ जाएगा, और b का b के साथ करेंगे, ये माइनस और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस, और ये आ जाएगा b डॉट b। समझ में आ गई बात, इतना कर लेंगे। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये करना है, देखिए a डॉट b और b डॉट a, इसको मैं रिवर्स करके लिख दूंगा। पता है आपको, ये रूल बताया था क्रम विनिमय का, a डॉट b को हम b डॉट a भी लिख सकते हैं, तो b डॉट जगह ये लिख सकता हूँ, b डॉट a की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, तो इसकी जगह ये आ जाए, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2a डॉट b। ठीक है, तो 2a डॉट b हो जाएंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं a डॉट a। तो देखिए हमने क्या बताया था आपको कि जब हम i डॉट i करते हैं
तो यहाँ पे आई का मोड, यहाँ पर भी आई का मोड और कॉस 0 आता है। तो यानी इसका परिमाण और इसका वैल्यू 1 होता है, तो आंसर 1 आता है। जब यहाँ पे सेम करते हैं, जैसे हमें करना है a डॉट ए करना है, क्या करना है, a डॉट ए करना है या b डॉट बी करना है। तो a डॉट ए करना है तो इसका परिमाण चाहिए हमें पहले का, और इसका भी परिमाण चाहिए। और क्योंकि ये दोनों क्या है, देखिए ये दोनों एक जैसे हैं, तो यहाँ पे जो कोण आएगा वो 0 आएगा। कितना आएगा, 0 आएगा। अब 0 आएगा, एक जैसे होंगे तो कोण 0 आएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका परिमाण a लिख दीजिए, इसका परिमाण भी a लिख दीजिए, तो a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर आएगा। इसका मतलब b डॉट b करते तो b स्क्वायर आता, c डॉट c करते तो c स्क्वायर आता। इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, इनका मल्टीप्लाई कर लेते। तो सीधा सीधा मैं अब आपको यहाँ पे करके दिखाऊंगा। a डॉट e का करते हैं, तो देखिए यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इसको यहाँ करते हैं। अब यहाँ पे करेंगे a डॉट a का मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए a डॉट b और b डॉट a मिलके कितना हो जाएंगे, 2a डॉट b हो जाएंगे। क्योंकि b डॉट a को हम ये लिख सकते हैं, तो ये तो पहले से यहाँ पे था और इसकी जगह पर हम ये लिख देंगे तो दोनों मिलके 2 हो जाएंगे। अब b डॉट b को क्या लिखेंगे, यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, b स्क्वायर। आगे बात कर लें तो यहाँ पे दिया है, फिर देखिए a स्क्वायर आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2a डॉट b हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे a डॉट b है और b डॉट a को a डॉट b लिखेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, तो माइनस के टू ए भी हो जाएंगे और प्लस का आ जाएगा यहाँ पर b स्क्वायर। अब देखिए b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर मर जाएंगे, यहाँ पे बचेगा 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर यहाँ पे बचा माइनस का 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर। इसको आप इधर ले आइए तो ये आ जाएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, ये जब इधर आएगा तो प्लस का a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0। अब ये मिलके कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 2 और 2 मिलके हो गए 4। तो a डॉट b 4 यहाँ लिख दिया और a डॉट b मिलके 0 आ गया। 4 को आप उधर भेजिए तो a डॉट b का मान आ गया 0, यानी 0/4, यानी ये आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि a डॉट b का मान आ गया 0, और आपको पता है ये कब आता है, जब थीटा का मान 90 अंश होता है। तो आप सीधा सीधा यहाँ से लिख देंगे कि a b cos थीटा बराबर 0, और तो यहाँ से मैं निकालूंगा cos थीटा, तो ये आ जाएगा 0/ab। ab को आप उधर भेजिए तो 0/ab, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 0। तो ये आ जाएगा आपका cos थीटा बराबर cos 0 कितने का होता है भाई, 90 अंश में cos 0 का जीरो जो वैल्यू है cos 90 की होती है, cos से cos हटेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं थीटा बराबर 90 अंश आ जाएगा। यानी ये केस जब संभव है जब a वेक्टर b वेक्टर के लंबवत है, यानी थीटा बराबर 90 अंश है। इस बात को आप नोट कर लिए और बताइए क्या समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ चुका होगा। ऐसे क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये वाला ध्यान रखिए। ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको स्वतः गुणन करना है, ये वाली लाइन याद रखनी है, और डॉट गुणन करना है और उसे आगे सॉल्व करना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 3 सदिश दिए हैं आपको, a डॉट b बराबर दिया है कुछ इस तरीके से, a का परिमाण 3 है, b का परिमाण 4 है और c का परिमाण ये है, और ये आपको कुछ यहाँ पे लिखा हुआ दिया है। तो आपको करना क्या है, बिल्कुल बेसिक सी चीज है। बेसिक सी क्या है, देखिए यहाँ पे आप हल लिखेंगे। आपको क्या करना है, a प्लस b और बराबर c, इसे मैं ऐसे लिख दूं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर भी वही करना है, ना क्रॉस है ना डॉट है, तो आपको क्या करना है, स्वतः अदिश करना है। क्या करना है, अदिश गुणन करने पर, और स्वतः अदिश करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a प्लस b और यहाँ पे डॉट लाएंगे, फिर यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही लिख देंगे, फिर बराबर लाएंगे, c के साथ c डॉट c कर देंगे। तो आपको पता है एक जैसे का अभी बताया था यहाँ पे a डॉट a, जैसे a डॉट a आया था तो इसका क्या आया था a स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ रहा है c डॉट a, c डॉट c का क्या हो जाएगा c स्क्वायर। तो आपको क्या है यहाँ से खुद से सॉल्व करना है। जैसे ही आप खुद से सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो c का मान है, जब इसका इसके साथ करेंगे तो a डॉट a आएगा, तो यानी a स्क्वायर हो जाएगा सीधा सीधा। अब प्लस लाएंगे, अब यहाँ पे देखिए b का जब b के साथ करेंगे तो यहाँ b हो जाएगा और प्लस 2a वेक्टर डॉट b वेक्टर यहाँ पे सॉल्व होके आएगा और ये आ जाएगा c स्क्वायर। कुछ बात समझ में आई?
देखिए आपको क्या करना है, ए डॉट ए प्लस बी और ए प्लस बी, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर समझ लीजिए। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर, यहाँ बी का स्क्वायर प्लस 2a भी कर दीजिए। बट लास्ट में यहाँ रखिए, जब 2a भी आएगा, ए और बी अलग आएगा, तो यहाँ डॉट लगाना है। ये तो एक जैसे थे इसलिए हमने स्क्वायर किया। बी डॉट बी एक जैसे हो गए, उसका स्क्वायर आ जाएगा। पर ए डॉट बी कभी एक जैसे नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट लगा दिया। तो यहाँ पे क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा। अब ए का मान क्या है, तो देखिए ये ए का मान ये दिया है, बी का मान ये दिया है, सी का मान ए दिया है। तो यहाँ पे लिखिए ए का मान कितना आएगा, 3 का स्क्वायर यानी 9 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस बी की जगह क्या लिखना है आपको, 4 का स्क्वायर, तो ये 16 हो जाएगा, प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर सी का स्क्वायर यानी यहाँ पे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ पे आप कर लीजिए 9 और 16 कितना हो गया, 25। 25 प्लस 2 ए डॉट बी बराबर 25। इस 25 को इधर लाइए तो ये आ जाएगा 2, और ए डॉट बी को मैं खोलूंगा तो ए बी cos थीटा हो जाएगा, और ये आ जाएगा 25 माइनस 25। क्या आ जाएगा, 25 माइनस 25, तो ये आ जाएगा आपका ए बी cos थीटा बराबर 0, और इस 2 को इधर ले आएंगे तो ये 2 आ जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 0। तो मैं अगर cos थीटा निकालूंगा तो ये आ जाएगा 0 बटे ए बी को इधर ले जाइए, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये भी 0। तो cos थीटा बराबर आ गया आपका 0। तो ये किसका मान होता है, cos 90 का होता है। तो थीटा बराबर 90 अंश आ गया। ठीक है, थोड़ा स्पीड में इसलिए करा रहा हूँ, अब आपको समझ में आ गया होगा, और वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कवर कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम 2-3 क्वेश्चन और देखने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन देखिए, सवाल में दिया है यदि ए पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का परिणामी आर वेक्टर है, तो पी वेक्टर क्यू वेक्टर का परिणामी आर वेक्टर है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का परिमाणी, तो यहाँ पे पी प्लस क्यू कर देंगे, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर करेंगे, इनका परिणामी जो आ रहा है आर वेक्टर आ रहा है। तथा आगे प्रश्न में आपसे ये कह रहा है यदि क्यू वेक्टर की दिशा उलट दी जाए, तो दिशा उलट दी क्योंकि सदिश राशि है, दिशा बदल दी, इसका मतलब माइनस आ जाएगा। तो क्यू की दिशा बदल दी जाए तो परिणामी एस हो जाता है, इसका मतलब पी तो ऐसे ही रहा है भाई, पी ऐसी रहा, क्यू की दिशा बदल दी यानी क्यू माइनस का हो गया है। अब इनका परिणामी क्या हो गया, देखिए आर से एस हो गया है। तो इसको हम एक कह देंगे समीकरण, और इसको हम चलिए इसको हम बिना समीकरण के सॉल्व करते हैं। इतना लिखेंगे P प्लस क्यू इतना आ जाएगा, P माइनस क्यू इतना आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्यू की दिशा यहाँ पे बदल दी गई है, तो क्यू की दिशा बदल दी तो पहले प्लस था माइनस हो गया। अब क्या करना है, आदेश गुणन करना है, तो P प्लस क्यू, फिर यहाँ पे डॉट लिख देता हूँ, आप लिख लेना उस लाइन को, या दोनों का क्या करना है, आदेश करना है, और यहाँ पर लिख देंगे आप R डॉट R। ठीक है, तथा ऐसे यहाँ पे करना है P Q और यहाँ डॉट P माइनस क्यू, और यहाँ पे लिख देंगे S डॉट S। ठीक है, जब इतना आप कर लेंगे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो जाएगा। आप देखिए a प्लस बी का और इसका फिर से हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 PQ। जब अलग अलग आए तो डॉट कर लेना, चाहो तो आप अपने हिसाब से, जो मैंने पहला क्वेश्चन बताया था मोड में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर मोड में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो वहां पे सिंपल तरीके से बताया था, बिल्कुल ऐसे आएगा, पी का पी के साथ करेंगे, फिर पी का क्यू के साथ करेंगे, फिर क्यू का पी के साथ करेंगे, फिर क्यू का क्यू के साथ करेंगे। तो जब पी का आएगा तो पी स्क्वायर, क्यू क्यू का आएगा तो क्यू स्क्वायर, और यहाँ पे जब क्यू का पी के साथ होगा, पी का क्यू के साथ होगा, तो ये दोनों मिलकर ये हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, ये आ जाएगा आपका आर स्क्वायर। इसको मैं समीकरण नंबर 1 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ इसको, समीकरण नंबर 1। ऐसे हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपका पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस के 2PQ और बराबर आ जाएगा एस स्क्वायर। इसको मैं समीकरण 2 लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, समीकरण 2। हमें क्या चाहिए यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर चाहिए, तो आर स्क्वायर इधर आ रहा है, एस स्क्वायर इधर आ रहा है, तो दोनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो यहाँ पे मैं इसको जोड़ रहा हूँ, देखो इधर आर स्क्वायर है, इधर लिख दीजिए आर स्क्वायर को हमने क्या किया, इधर लिख दिया, प्लस लगाएंगे इसका ये एस स्क्वायर, समीकरण 2 का एस स्क्वायर लिख दीजिए, तो यहाँ पे लिख देंगे एस स्क्वायर बराबर। अब इसका एलएचएस साइड पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस का 2p वेक्टर क्यू वेक्टर। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको प्लस करना है, प्लस कर दीजिए। अब इसका देखिए एलएचएस साइड लिए पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर और माइनस का 2p वेक्टर क्यू वेक्टर, यहाँ पे ये आ गया। तो ये एलएचएस में एलएचएस जोड़िए, आरएचएस में आरएचएस जोड़ दीजिएगा। अब आप देखेंगे कि ये दोनों यहाँ से कट जाएंगे, क्योंकि ये एक माइनस का एक प्लस का, तो ये आ गया पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2p स्क्वायर
2q² और यहाँ आ गया आपका r² प्लस s²। तो आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा p² प्लस q², यहाँ से ये आ जाएगा। और यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ ऐसे कर सकते हैं, या करके इस 2 को इधर बुलाइए तो 1/2 r² प्लस s² और ये आ जाएगा p² प्लस q²। ये यहाँ पे प्रूफ होके आ चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। बस क्या करना है, अब इस गुणन पर आधारित ये प्रश्न है, इनको आप नोट करते रहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब करते हैं एक क्वेश्चन, ये एक मैं बताता हूँ, एक आपको खुद से कमेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे दिया a वेक्टर क्रॉस 0, देखिए क्रॉस है, मल्टीप्लाई नहीं है, तो a क्रॉस b 0 दिया है का परिमाण होगा। तो परिणाम आपको बताना है, रिजल्ट आपको बताना है। तो मैंने बताया जब भी हम किसी भी सदिश का, किसी भी वेक्टर का जब हम क्रॉस करते हैं तो उसका आंसर ijk में ही आता है। इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों से जो आंसर आएगा वो सदिश ही आएगा। अब क्योंकि शून्य के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो शून्य आएगा, पर शून्य यहाँ पे आंसर आप लगा देंगे ये वाला, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि शून्य एक संख्या है तो अदिश हो जाएगा। पर हमें जब भी क्रॉस निकालना होता है तो आंसर सदिश में आता है। किस में आता है? सदिश में आता है। तो ये तो सदिश होगा नहीं। अब यहाँ पे परिमाण दिया, ये भी संख्या, तो ये भी नहीं होगा। इकाई सदिश का परिमाण 1 होता है, दिशा 1 होती है, पर यहाँ 0 का गुणा हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य सदिश। यानी शून्य तो आंसर आएगा पर वो सदिश होगा। क्या होगा? सदिश होगा। अब यहाँ पे देखिए a डॉट दिया है, फिर दोनों का क्या दिया आपको? क्रॉस दिया है, b क्रॉस a का मान बताइए। अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए इस प्रश्न को समझिए कि a डॉट दिया है b क्रॉस a। अब b क्रॉस a को हम देखें तो आपको पता है ये सदिश है। तो मैंने आपको बताया था जब i क्रॉस j करते हैं तो आंसर k आता है, मतलब कोई तीसरा ही आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया a क्रॉस, इसको मैं अगर इसके आंसर को लिखूं तो c आएगा। अब c एक ऐसा है तो यहाँ पे k क्या था? k क्या था? यहाँ पे देखिए ये i था, ये j था और यहाँ पे k था। तो हमारा ये वाला जो आंसर है ये i के भी लंबत है और j के भी लंबत है। इसका मतलब यहाँ पे जो c लिया है ये b के भी 90 अंश के कोण पे और a से भी 90 है। तो a से भी 90, b से भी 90 और यहाँ पे क्या दिया? a। तो a का c के साथ डॉट करना है, तो इन दोनों के बीच में कोण कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। भाई सही है ना? सही क्यों नहीं है? देखिए सही क्यों है कि b क्रॉस a निकालेंगे, i और j निकालते हैं तो k आता है, और k एक ऐसा आता है जो i और j दोनों के लंबत होता है। ऐसे हम यहाँ पे b क्रॉस a निकालेंगे तो जो आंसर आएगा, मान लीजिए c आ गया, तो ये b के भी 90 अंश पे होगा, a से भी 90 होगा, और यहाँ पे क्या दिया? a। तो a से c कितना बनाएगा? 90 अंश का कोण बनाएगा। तो 90 अंश का बनाया तो यहाँ पे डॉट दिया है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो a c cos 90 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 90, क्योंकि a और c कैसे आएंगे? 90 पे आएंगे। यहाँ पे ये दिया है, इन दोनों का आंसर 90 पे होगा, तो a इनमें से एक है तो ये भी 90 पे होगा, तो ये आंसर आ जाएगा 0। कितना आ जाएगा? 0, क्योंकि cos 90 का मान 0 होता है और sin 0 का भी 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा हार्ड लग सकता है, इसमें कंसेप्ट छुपा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन देखे किसके? 2 सदस्यों के गुणा के ऊपर, और यहाँ पे 1 वीडियो में 1 टॉपिक को कवर कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिए, जल्द से जल्द आपको वीडियो पहुंचाई जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद साथियों।